आज हम पेपर H2 यूनिट 5 डीएलएड सेकेंड ईयर के अवधान पर अटेंशन जो टॉपिक है उस पर पुनः चर्चा करेंगे। पिछले लेक्चर में हमने अवधान के परिभाषाएं, अर्थ इत्यादि बिंदुओं पर चर्चा की थी, डिस्कस किया था। आज हम अवधान के प्रकार के बारे में जानेंगे। अवधान अटेंशन कितने तरह का होता है, टाइप्स ऑफ अटेंशन, आज उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं अवधान के प्रकार, अवधान कितने प्रकार का होता है। तो ये अवधान के प्रकार का जो दिया था वो रास ने इसका जो अवधान का वर्गीकरण जेएस रास ने किया था, वो इन बिंदुओं पे इस तरह से, इन बिंदुओं के माध्यम से। तो पहले अवधान, तो इसमें दो भाग में इसको बांटा गया। अवधान दो प्रकार के होते हैं, तो एक ऐच्छिक अवधान, एक अनैच्छिक अवधान। तो ऐच्छिक अवधान वह है कि जो रुचि पर आधारित हो। ऐच्छिक मतलब जो हम इच्छा से जो सीखना चाहते हैं, या जो अटेंशन जहां पे हम रुचि के अनुसार उसको ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं, तो वो हो जाता है ऐच्छिक अवधान। जो हम अपनी इच्छा से जिस अटेंशन को, जिस ध्यान को करना चाहते हैं, जिस पर हम कंसंट्रेशन रखना चाहते हैं, अपने कंसंट्रेट होना चाहते हैं, वो आता है ऐच्छिक अवधान। फिर आता है दूसरा जो पॉइंट है वो अनैच्छिक अवधान। तो अनैच्छिक अवधान वह है तो जन्मजात अभिरुचियों पर आधारित होता है, निर्भर होता है। यह भी दो प्रकार का होता है, लेकिन यह जो अनैच्छिक अवधान है वो जन्मजात, जैसे कुछ ऐसे गुण होते हैं जो हम पैदा लेते हैं तो हमारे साथ ही होते हैं, आते हैं, और वो हमें अन्य व्यक्तियों से अलग करते हैं, भिन्न कर देते हैं। तो जब हम बहुत सारे लोगों के साथ होते हैं या एक ग्रुप में होते हैं, तो हमारा जो वो प्रकृति जो है, हमारी जो वो जन्मजात प्रकृति है, वो हमें दूसरों से अलग कर देती है। जैसे किसी को बाएं हाथ से लिखने की आदत होती है, या बाएं हाथ से पानी पीने की, या कुछ ऐसा होता है कि जो तकिया कलम जो बार बार यूज करते हैं। तो ये सब चीजें ऐसी होती हैं जो जन्मजात प्रवृत्तियां हमारे अंदर होती हैं, जो अन्य लोगों में नहीं होती। तो यह हो जाता है अनैच्छिक अवधान। अब इस ऐच्छिक अवधान को हम दो भागों में बांटते हैं, एक विचारित और एक अविचारित। तो विचारित अवधान क्या है? तो जब हम किसी, विचारित को ये कहेंगे कि जब हम किसी वस्तु पे या व्यक्ति पे या किसी भी विषय पे ध्यान केंद्रित करते हैं, माने विचार करके, अच्छी प्रकार से सोच समझ के, विचारित करके जब किसी पे ध्यान केंद्रित करते हैं, तो वह आ जाता है विचारित अवधान, विचारित ध्यान। अब आता है अविचारित अवधान। जब हम किसी व्यक्ति या विषय पे बगैर सोचे समझे, जैसे हम बैठे हैं, अचानक हमारा ध्यान वहां, मतलब उसमें हमको सोचने की जरूरत नहीं, कुछ ऐसा घटित हुआ कि मेरा ध्यान वहां भंग हो गया, वहां चला गया, तो जिसमें हमें सोचना नहीं पड़ता। या कभी ऐसा होता है कि बहुत सारी चीजें होती हैं जो कि मतलब हम याद करना नहीं चाहते, या हमें खुद से याद आ जाती है, तो हमारा ध्यान उन पे चला जाता है। तो ये आ जाता है अविचारित अवधान में। अविचारित ध्यान में कि बिना सोचे समझे जिस चीज का ध्यान आ जाए, वह हो गया अविचारित अवधान। इसी प्रकार अनैच्छिक अवधान को भी दो भागों में बांटा गया, एक सहज और एक बाध्य। तो जैसे कि आपने सुना कि जाना कि अनैच्छिक अवधान मूल प्रवृत्तियों पर आधारित होता है, जन्मजात प्रवृत्तियों पे। तो उसमें जो ये चीज आती है सहज और बाध्य। तो सहज जो होता है, सहज ध्यान मूल प्रवृत्तियों पर, मतलब वो आदत के तहत आता है, हम चाहे या न चाहे वो हमारे साथ है, वो सहज है। हम उसको अपने क्रियाकलाप में, रोज दैनिक क्रिया में भी कर लेते हैं, और उसका ध्यान आकर्षित हो जाता है उन चीजों पे, क्योंकि वो हमारी आदत होती है। और दूसरा आता है बाध्य। तो बाध्य ध्यान यह है कि जिसमें बाध्यता प्रमुख होती है। मतलब जैसे कि बाध्य क्या है कि अनैच्छिक, हमें मन हो या ना हो, हमको इस टॉपिक को आज पढ़ना है, इतना होमवर्क हमें याद कर लेना है, इतना हमको बनाना है, इस कार्य को करना है हमारी इच्छा न होते हुए, तो यह हमारा आ जाता है बाध्य ध्यान। अब हम अवधान भंग होने के कारण, मतलब ध्यान हमारा भंग कैसे हो जाता है उसके कारणों पर, और अवधान केंद्रित करने के उपायों पर विचार करेंगे। तो भंग किन किन कारणों से होता है? बहुत सारे कारण हो सकते हैं हमारे ध्यान के भंग होने के। तो ध्यान भंग होने के कारणों को इन बिंदुओं से स्पष्ट करते हैं। तो पहला जो है वह थकान।
थकान के कारण व्यक्ति का ध्यान भंग हो जाता है, बहुत बड़ा कारण है। क्योंकि मन जब थका रहेगा, शरीर थका रहेगा, तो हम किसी भी चीज पे कंसंट्रेट नहीं कर सकते। इसलिए थकान एक बहुत बड़ा कारण है ध्यान भंग होने का। दूसरा है रुचि। तो जिस वस्तु में, व्यक्ति में या विषय में रुचि ना हो तो वहां भी हमारा ध्यान केंद्रित नहीं होगा। रुचि ही नहीं होगी तो ध्यान नहीं। बार बार हम कोशिश भी करेंगे, जैसे किसी किसी को मैथ सब्जेक्ट बहुत मुश्किल लगता है, किसी को साइंस सब्जेक्ट बहुत मुश्किल लगता है, आर्ट्स में भी कोई विषय हमको कंप्यूटर नहीं समझ में आता है किसी को, तो वो क्या होता है कि जब ये चीजें समझ में नहीं आती हैं, जब इसमें हमारी रुचि नहीं है, तो उसमें हमारा ध्यान केंद्रित नहीं हो पाता। तो ये हमारा जो है वो दूसरा टॉपिक है, रुचि। मतलब रुचि की आवश्यकता है ध्यान लगाने के लिए। हमारी इच्छा शक्ति, इच्छा रखने के लिए हमारा रुचि का होना बहुत आवश्यक है। तीसरा है शक्तिशाली प्रेरक। तो शक्तिशाली प्रेरक क्या है? तो शक्तिशाली प्रेरक जैसे कि अगर हम पढ़ाई कर रहे हैं या कोई बहुत शांति का कार्य कर रहे हैं, अचानक से क्या होता है कि कोई बारात निकल रही है आसाम से, और इतना जोर का शोर हो रहा है कि हमारा ध्यान उसकी तरफ चला जाता है, पढ़ाई को छोड़ के उधर। मतलब हमारे सामने जिस प्रेरक को हम जिस शांत वातावरण में अपने आप को समायोजित करके अपना ज्ञान प्राप्त कर रहे होते हैं, वहां इतना शक्तिशाली प्रेरक आ जाए कि हमारा ध्यान उस तरफ चला जाए। तो इस बिंदु का यही मतलब है, शक्तिशाली प्रेरक। आपके सामने एक बहुत ही वैसे घटनाक्रम का आ जाना, ये बहुत ज्यादा जो कि हमारे ध्यान को भंग कर देता है, तो वह शक्तिशाली प्रेरक के श्रेणी में आता है। अब आते हैं अनुचित वातावरण। तो अनुचित वातावरण, जैसे कि अनुचित वातावरण किसको कहेंगे? जैसे हम कोई भी चीज में अगर ध्यान केंद्रित करना चाहते हैं, पढ़ाई लिखाई, सिलाई, गाना, म्यूजिक, कुछ भी जो हमारी रुचि के अनुसार अगर ध्यान केंद्रित करते हो, तो क्या है? वातावरण उसके अनुसार होना बहुत आवश्यक है। अगर हम पढ़ाई करने जा रहे हैं, या हम बहुत अच्छा संगीत सीखने जा रहे हैं, या हम सिलाई कढ़ाई करने जा रहे हैं, या कुछ भी जो हमारी रुचि के अनुसार अगर हम करने जा रहे हैं, तो उस वक्त क्या होता है कि अगर वातावरण उसके अकॉर्डिंग नहीं हो, जैसे गर्मी ज्यादा पड़ रही हो, कभी बहुत ज्यादा सर्दी पड़ रही हो, हमें ठंड लग रही हो, बहुत ज्यादा मतलब क्या कहते हैं कि बहुत ज्यादा बरसात हो रही हो, बारिश हो रही, चिपचिप चारों तरफ फैला हुआ, तो उस समय भी क्या होता है कि हमारा ध्यान नहीं लग पाता है, ध्यान भंग हो जाता है। तो इस तरह से ये बिंदु जो है वह अनुचित वातावरण के अंतर्गत भी अवधान संभव नहीं है। तीसरा जो अगला जो हमारा पॉइंट है, व्यक्ति का स्वास्थ्य। तो जैसा कि हम जानते हैं, स्वस्थ शरीर में ही एक स्वस्थ मन का विकास होता है या निवास होता है, ये हम सभी जानते हैं। तो स्वस्थ व्यक्ति का स्वस्थ ध्यान क्या, हर एक कार्य के लिए स्वास्थ्य का होना बहुत आवश्यक है, और ध्यान के लिए तो, मानसिक ध्यान के लिए तो अत्यंत आवश्यक है। तो शारीरिक, जब शरीर स्वस्थ रहेगा तभी हम ध्यान लगा सकेंगे, ध्यान किसी चीज पर केंद्रित कर सकेंगे। इसलिए मनुष्य का स्वास्थ्य बहुत आवश्यक है अवधान के लिए। शिक्षण विधियां कैसे? तो शिक्षण विधियां कभी कभी आप जानते हैं कि ऐसा होता है कि कोई ऐसा बोरिंग क्लास होता है, कुछ लोग इस तरह से, या कोई कार्य हम करने जा रहे हैं उसको इतने बोरिंग तरीके से बताया जाता है कि उसको करने में हमें भार जैसा महसूस होता है, हम बहुत ज्यादा उस पर कंसंट्रेट नहीं करना चाहते, और भार जैसा शिक्षण। अब वही शिक्षण विधियां मतलब शिक्षण को अगर कलात्मक ढंग से या हमारे रोचक ढंग से हमारे सामने अगर प्रस्तुत नहीं किया जाए, तो क्या होता है, हमारे लिए शिक्षा बोझ लगने लगती है। तो जब शिक्षा बोझ लगने लगती है, तो ये शिक्षण विधियां जो है प्रभावित होती हैं। तो ये शिक्षण विधियों के कारण भी ध्यान भंग होता है। रुचि के अनुसार अगर क्लास ना हो, आपका मन अगर क्लास में लगे, विषय में ना लगे, तो आप अच्छी तरह से शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाएंगे। इसलिए शिक्षण विधियां हमारा एक पॉइंट है। अवधान केंद्रित करने के, अभी हमने क्या पढ़ा, अवधान भंग होने के कारण, किस किस कारण से हमारा ध्यान भंग होता है। तो इन बिंदुओं के माध्यम से हमारा मैंने आपको बताया कि ध्यान भंग हो सकता है। अवधान केंद्रित करने के उपाय, तो अब अवधान भंग हो गया, अब उसको केंद्रित कैसे करेंगे? सारी प्रतिकूल परिस्थितियों में भी अगर ध्यान केंद्रित करना हो तो हम किस प्रकार से करेंगे? तो इनको हम इन बिंदुओं के माध्यम से करेंगे। तो कैसे? तो दृढ़ इच्छा शक्ति एवं संकल्प, ये बहुत बड़ा कारण है। दृढ़ इच्छा शक्ति एवं संकल्प, अगर हमारे अंदर बहुत ज्यादा क्या शक्तिशाली मन हो कि किसी भी तरह की परिस्थिति हो, और हमने अगर वो ठान ली है कि हमको ये कार्य करना है,
तो ये सफलता का सबसे बड़ा सूचक है। क्योंकि दृढ़ शक्ति, इच्छा शक्ति हमारे अंदर हो और संकल्प हो कि हमको ये कार्य करना है, तो वह कोई भी किसी तरह का भी हमारे विरुद्ध कुछ भी ऐसा हो जो हमारा ध्यान भंग नहीं कर सकता है। कोई भी प्रकृति हमारा ध्यान भंग नहीं कर सकती है। तो ये पहला पॉइंट होगा, दृढ़ इच्छा शक्ति और संकल्प। अब दूसरा जो है ध्यान भंग की उपेक्षा। ध्यान भंग की उपेक्षा क्या है? कंसंट्रेशन ऐसा हो कि हमारे सामने किसी तरह का कुछ भी चल रहा हो जो कि मतलब इतना ज्यादा ना हो, हल्का फुल्का, जो हमें ध्यान भंग होने में जहां हमारा आसानी से ध्यान चला जाता हो, उन चीजों को अवॉइड करना, उन चीजों को छोड़ना है ना। तो ध्यान भंग की उपेक्षा मतलब जो भंग करने के जो हमारे कारण हैं उनकी उपेक्षा करना, उन पे ध्यान ही नहीं देना। तो यह जो दूसरा कारण है ध्यान भंग की उपेक्षा। तीसरा पॉइंट है ध्यान विचलित ना होने देने के प्रयत्नों में वृद्धि करना। जैसे कि आज अगर हम पढ़ने बैठे या आज हम अपना रुचि का कार्य करने बैठे, उसमें ध्यान लगाने बैठे और आज हमारा ध्यान भिन्न भिन्न कारणों से भंग हो, तो हम क्या करेंगे, कल के लिए प्रयत्न करेंगे कि वो कारण मेरे सामने या तो ना आए, और धीरे धीरे इस चीज को हम बढ़ाएंगे कि हम वैसे वातावरण में ध्यान लगाएं, वैसे जगह पे सीखें या वैसा कुछ ऐसा करें जिसकी वजह से हमारा ध्यान भंग ना हो, वो कारण हमारे सामने से आए लेकिन हम उनसे प्रभावित ना हो। तो इन चीजों को हम धीरे धीरे प्रयत्नों द्वारा उनमें वृद्धि करना। तो अब तीसरा, अब हमारा अगला पॉइंट है पुनरावृत्ति। पुनरावृत्ति जो है वह बहुत आवश्यक है। रिवाइज, किसी चीज को, काम को करना, फिर उसके बाद उसका अगर उसको हम पुनरावृत्ति नहीं करते, पुनः उसको नहीं पढ़ते हैं या पुनः नहीं सीखते हैं, तो वह हमारे चेतन मन में नहीं अच्छी प्रकार से व्यवस्थित नहीं हो पाएगा। इसलिए किसी भी कार्य का पुनरावृत्ति आवश्यक है। लास्ट पॉइंट है नवीनता, नयापन। तो ध्यान लगाने के लिए, क्योंकि होता क्या है कि जो चीज हम बहुत दिनों से कर रहे होते हैं, कोई भी पढ़ने की अगर कोई सब्जेक्ट है या कोई मैटर्स है जिसपे हम बहुत दिनों से डिस्कस कर रहे हैं, बहुत दिनों से पढ़ रहे हैं, तो हमारी रुचि उसमें से चली जाती है, तो हमारा ध्यान जो है उसमें नहीं लग पाता है। तो कुछ नई विधियां, मतलब उसको नया तरह से अगर प्रस्तुत, कोई जैसे एक टीचर पढ़ा रहे हैं, हमारा बोरिंग हो रहा है, और कोई नया टीचर आता है और उसको नए ढंग से हमारे सामने प्रस्तुत करता है, तो हमारा ध्यान उसमें चला जाता है और हम अच्छी प्रकार से ध्यान लगा के पढ़ सकते हैं। तो इस प्रकार आपने आज पढ़ा कि ध्यान भंग होने के कारण और अवधान केंद्रित करने के उपाय। क्वेश्चन के माध्यम से अगर आता है कि आप ध्यान भंग होने के कारणों और उनके उपायों का वर्णन करें, तो आप इन पॉइंट्स के माध्यम से उसे डिफाइन कर सकते हैं। अवधान का अर्थ और परिभाषा और अवधान के प्रकार क्वेश्चंस में आ सकते हैं, तो आप इनको इन बिंदुओं के माध्यम से डिफाइन करेंगे। तो इस प्रकार हमने विभिन्न लेक्चरों के माध्यम से ये अवधान के प्रकार और इसके इतने सारे बिंदुओं के माध्यम से हमने इसे डिफाइन किया और हमने इसे जाना। आगे हम अवधान के और भी प्रकारों और भी कारणों पे चर्चा करेंगे। थैंक यू।